हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था मांग का नियम, अर्थात मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। मांग का नियम केवल एक दिशा की ओर इशारा करता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता है कि कितने कीमत परिवर्तन से मांग में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, विपरीत परिवर्तन। तो इसका अध्ययन आज हम मांग की कीमत लोच के अंतर्गत करेंगे कि कीमत लोच क्या है। हम अगर परिभाषित करना चाहें कीमत लोच को, मांग की कीमत लोच को, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाली आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाली आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि यदि हम किसी वस्तु की कीमत को दुगना करते हैं, उसकी मांग में कमी कितनी होती है, वो मांग आधी भी हो सकती है, या मांग में थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, या मांग में बहुत अधिक कमी भी हो सकती है, या मांग जैसी थी उसमें परिवर्तन नहीं भी हो सकता है। तो यह जानकारी हम आज इस मांग की कीमत लोच के अंतर्गत हम आज देखेंगे कि कीमत और मांग का जो संबंध है उसका अनुपात में किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, और मांग की कीमत लोच किस प्रकार से हमें कीमत के साथ साथ मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। तो मांग की कीमत लोच का जो सूत्र है ज्ञात करने का, जैसे हमने सूत्र परिभाषा में कहा था, कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। यहां पर ध्यान देना, तीन टर्म्स हैं यहाँ पर। पहली बात है कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, और दूसरी है कि मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन और उनके बीच का अनुपात, बट मींस अनुपात होता है। तो ये अनुपातिक की जगह कहीं पर आपको प्रतिशत भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है। आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन एक साथ मिल जाए। और इसको हम गणितीय रूप में या शॉर्ट रूप में लिखते हैं, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेल्टा। ये जो शब्द, ये जो साइन बना है, इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मींस परिवर्तन दिखाता है। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन डी। डेल्टा टी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा पी कीमत में कितना परिवर्तन है, और जो पी है, जो पहले कीमत थी वो कितनी थी, और जो डी है वो बाद में कितनी कीमत हो गई। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, माना एक वस्तु की कीमत प्रारंभ में 5 रुपये प्रति इकाई थी और वह बढ़कर के 8 रुपये प्रति इकाई हो गई। कीमत 5 रुपये से बढ़ के 8 रुपये हो गई है, और 5 रुपये से बढ़कर के 8 रुपये हो गई है। इसके फलस्वरूप मांग में कमी होनी है। मांग जो है, मांग जो पहले इकाई 5 रुपये कीमत पर जो मांग थी वह 20 इकाइयां थी, और यहां पर 15 इकाइयां रह गई है। अब जो इनका अंतर होगा इसको डेल्टा डी कहेंगे, और जो इनका अंतर होगा कीमत का अंतर, उसको डेल्टा पी कहेंगे। और ये प्रारंभिक जो है, ये प्रारंभिक कीमत है और ये प्रारंभिक मांग है। अर्थात P और D ये हैं, इनका अंदर डेल्टा D 5 आ गया और डेल्टा P 3 आ गया, और ये डेल्टा P क्या है, डेल्टा D माइनस में आ रहा है, -5, उल्टा परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये मांग की कीमत लोच है। अब इसकी जो श्रेणियां हैं, क्योंकि मांग की कीमत लोच विभिन्न श्रेणियों में होती है, कहीं पर उसी अनुपात में मांग घटती बढ़ती है, कहीं पर उससे कम अनुपात में बढ़ती घटती है, कहीं पर बिल्कुल नहीं घटती है। इस प्रकार से हमने मांग की कीमत लोच को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियां कौन सी हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां? पहली है पूर्णतः लोचदार मांग, अर्थात ईडी इक्वल्स अनंत, अनंत को हम इन्फिनिटी ऐसे चिन्ह भी दिखाते हैं। तो पूर्णतः लोचदार मांग, इसका चिन्ह ये है, इसका चित्र बनाया है पूर्णतः लोचदार मांग का, कि कीमत में बिना परिवर्तन के, ध्यान दीजिए इसका जो परिभाषा होगी पूर्णतः लोचदार मांग की, कीमत में बिना परिवर्तन के जब मांग में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है, ऐसी स्थिति व्यवहार में नहीं होती है। और लेकिन इसको अध्ययन के रूप में हम अध्ययन करेंगे इसका, तो अनंत है इसका, क्योंकि कीमत में परिवर्तन है ही नहीं। यहां देखिए, अगर सूत्र में देखें, मांग में परिवर्तन तो हो रहा है, इसमें इतनी इकाई हुई, माना इसको x मान लिया आपने, कीमत परिवर्तन 0 है,
तो x अपॉन जीरो, जब किसी भी संख्या में जीरो का भाग लिखे तो अनंत आता है, वो डिफाइंड नहीं होता है। तो इसको हम मांग की पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। दूसरा, इसका जो दूसरी श्रेणी है सापेक्षतः लोचदार मांग, अर्थात इसको हम इकाई से अधिक लोच भी कहते हैं, इकाई से अधिक लोच भी इसको कहते हैं। इसका चित्र देखिए, यहां पर आपका ये है, मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मांग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। मांग थोड़ी कम हुई, कीमत बहुत बढ़ गई कह सकते हैं, या मांग कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ, कीमत थोड़ी सी कम हुई, मांग इतनी बढ़ गई है। या इसको हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, कीमत में इतनी वृद्धि हुई तो मांग इतनी कमी हो गई, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अर्थात जब कीमत में परिवर्तन कम और मांग परिवर्तन अधिक होगा तो उसको हम कहेंगे सापेक्षतः लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार। जैसे इसको हम एक प्रकार से उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जो इलास्टिक शब्द बना है, जो रबड़ होता है खींचने वाला, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। जो पहली आपकी पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति है इसमें कि जो रबड़ है उसमें हम जोर लगा रहे हैं, बिना जोर लगाए अपने आप वो खींच जा रहा है, ये स्थिति है। हमने कीमत मतलब जोर लगाना कीमत है और उसमें खिंचाव उसका मांग परिवर्तन है। बिना रबड़ में जोर लगाए रबड़ खींच गया तो उसको अनंत मांग की लोच कहेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा सा जोर लगाया और बहुत अधिक खींच गया, आराम से खींच गया, अर्थात अधिक लोच है वो, उसमें जो लोच है, जो उसकी लचक है वह अधिक है हम कह सकते हैं। तो थोड़े से कीमत परिवर्तन से, थोड़ा जोर लगाने से वो बहुत खींच जा रहा है, रबड़ का उदाहरण दे सकते हैं इसमें। तो इसको हम इकाई से अधिक या सापेक्षतः लोचदार कहते हैं। ईडी इज ग्रेटर देन 1 यहां पर आएगा, ईडी का मान जो है 1 से ऊपर आएगा जब प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, ये फ्लैट टाइप का, ये फ्लैट था, थोड़ा सा यहां से इतना आ गया तो इसको हम इकाई से अधिक लोच कहेंगे, अनंत से थोड़ा इकाई के पास को आने लग गया है। तीसरा इसमें है, तीसरी जो श्रेणी है वह इकाई लोचदार मांग, अर्थात जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में उसके विपरीत मांग में परिवर्तन होगा तो उसको हम इकाई लोचदार मांग कहेंगे। जैसे माना कीमत 2 गुनी हो गई, कीमत 2 गुनी हो गई और मांग में परिवर्तन आधा, मांग आधी हो गई, ये इसका चिन्ह बनेगा। ये वाला चिन्ह इसका है, कीमत बढ़ी इतनी, मांग इतनी कम हो गई, या कीमत इतनी घटी, मांग इतनी बढ़ गई, इसमें हम कह सकते हैं। तो ये आपका पूर्णतः इकाई लोचदार मांग होगा। जैसे माना कीमत 2 गुनी हुई तो मांग आधी रह गई, या कीमत आधी हुई तो मांग 2 गुनी हो गई, इसको हम इकाई लोच कहते हैं। E = 1 आएगा, इकाई लोच हो गया। अगला है सापेक्षतः बेलोचदार मांग, थोड़ा बेलोचदार है, अर्थात हम कह सकते हैं हमने जोर तो अधिक लगाया लेकिन वो खिंचाव उसमें नहीं आ पाया, अर्थात हमने कीमत तो बहुत परिवर्तन करने की कोशिश की, कीमत परिवर्तन अधिक की हमने, जितना हमने सोचा था कीमत कम करने पर मांग बढ़ेगी उस अनुपात में मांग नहीं बढ़ी, तो उसको हम कहेंगे बेलोचदार। बेलोचदार मांग का ये वाला चित्र होगा इसका, बेलोचदार मांग का ये 1 से कम होगा, ईडी जो होगा ईडी इज लेस देन 1 आएगा, यहाँ पर 1 से कम आएगा। यहाँ पर देखिए कीमत में इतना परिवर्तन किया और मांग में केवल इतना परिवर्तन हुआ, कीमत इतनी बढ़ाई, मांग केवल इतनी कम हुई, या हम कहते हैं कीमत इतनी कम कर दी हमने, मांग केवल इतनी बढ़ी। अधिक जोर लगाने से कम खिंचाव आया, या अधिक कीमत परिवर्तन करने से कम उसकी मांग में परिवर्तन हुआ, तो उसको सापेक्षतः लोचदार या इकाई से कम लोचदार भी, या खाली बेलोचदार भी इसको हम कह सकते हैं। अगला है पूर्णतः बेलोचदार। ऐसा है कि वो जो माना एक स्केल है ये पूर्णतः बेलोचदार है, हम कितना ही जोर लगाएं ये इसमें लचक नहीं आएगी, टूट सकता है। तो इसी प्रकार से पूर्णतः बेलोचदार मतलब हमने कीमत में बहुत परिवर्तन करने की कोशिश की, कीमत परिवर्तन किया लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ये है, कीमत इतनी थी और हमने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया तब भी मांग वही है, या हम कहें कीमत इतनी थी इसको हमने घटा के तब भी मांग वही है, तो इसको हम कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार मांग शून्य आएगा, क्योंकि कीमत परिवर्तन हमने किया, मांग परिवर्तन शून्य हो रहा है। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ x या p हो तो फिर भी उसका वैल्यू शून्य आएगा। तो ये आपके मांग के जो कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं, जो पूर्णतः लोचदार मांग है और जो पूर्णतः बेलोचदार मांग है। व्यवहार में ऐसी स्थितियां देखने में कम मिलती हैं, हालांकि पूर्णतः बेलोचदार मांग को हम जीवन रक्षक दवाओं का उदाहरण दे सकते हैं। और जो सापेक्षतः लोचदार मांग है,
अर्थात कीमत में थोड़े परिवर्तन से भी जब मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम इकाई से अधिक लोचदार या सापेक्षतः लोचदार कहते हैं। यह विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच इस प्रकार की पाई जाती है क्योंकि उन वस्तुओं के प्रयोग के बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है, इसलिए कीमत में बढ़ने पर उसका जो उपभोग है उपभोक्ता बहुत कम कर देते हैं क्योंकि इनकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है। विलासिता की वस्तुएं या आरामदायक वस्तुएं इसमें आती हैं। जो इकाई लोचदार है सामान्य वस्तुएं हैं जो जीवन में सामान्यतः प्रयुक्त होती हैं। ये जिस रूप में कीमत में परिवर्तन होता है उसी रूप में मांग में परिवर्तन इसका विपरीत दिशा में होता रहता है। और जो सापेक्षतः बेरोजगार मांग है अर्थात मांग हमने कीमत में बहुत परिवर्तन किया, कीमत को इतना कम कर दिया या कीमत इतना बढ़ा दिया फिर भी मांग में कम परिवर्तन हुआ। कीमत हमने 10 रुपए कीमत से बढ़ाकर हमने 25 रुपया कर दी, जो मांग की इकाइयां थी 100 इकाइयां थी वह केवल 98 ही हुई, जबकि बहुत कम होना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार से इसको हम कहेंगे सापेक्षतः बेरोजगार मांग, अर्थात इकाई से कम लोच है इसमें। अर्थात यह आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे भोजन है, जैसे हम नमक की बात करते हैं, नमक भी भोजन में आवश्यक वस्तु है। अगर नमक की कीमत 20 रुपए से 100 रुपए भी हो जाएगी तो उसकी मांग में उतना परिवर्तन नहीं होगा जितना कि किसी अन्य वस्तु की जो आवश्यक वस्तु नहीं है, जो सामान्य वस्तु है या जो आपकी आरामदायक वस्तुएं हैं उनमें इस प्रकार से परिवर्तन होगा, नमक में इतना नहीं होता है। अब इसके बाद ये आता है अगला कि मांग की लोच जो हमने पढ़ लिया उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, अर्थात किन किन बातों से मांग की लोच प्रभावित होती है। मांग की लोच किन किन बातों से प्रभावित होती है इसकी जानकारी हम देखते हैं। अब सबसे पहला इसमें है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति अर्थात वस्तु वह आरामदायक वस्तु है या वह वस्तु आवश्यक वस्तु है या वह वस्तु सामान्य वस्तु है, तो इस प्रकृति के आधार पर मांग की लोच प्रभावित होती है। अगर वह वस्तु आरामदायक है तो उसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, अगर वह सामान्य वस्तु है इकाई होगी, अगर वह आवश्यक वस्तु है तो वह बेरोजगार होगा अर्थात इकाई से कम लोच होगा। वस्तु की प्रकृति। दूसरा है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। स्थानापन्न वस्तु हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयुक्त हो सकती हैं। तो स्थानापन्न वस्तु माना हमने देखा कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी जो मांग है वह बहुत कम हो जाएगी, अर्थात उसकी मांग इकाई से अधिक लोचदार है चीनी, क्योंकि उसका स्थानापन्न हमारे पास उपलब्ध है गुड़ और मिश्री के रूप में। अगर जिस वस्तु का स्थानापन्न नहीं होगा बाजार में उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग में उतना परिवर्तन नहीं होगा। तो स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता अर्थात जिस वस्तु के स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध हैं उन वस्तुओं की मांग इकाई से अधिक लोचदार होगी, और जिन वस्तुओं के स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध नहीं है उनकी जो मांग की कीमत लोच होगी वह बेरोजगार था इकाई से कम होगी। तीसरा है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। अब वैकल्पिक प्रयोग मतलब हम एक ही वस्तु का अनेक जगहों पर प्रयोग कर लेते हैं, उसको वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। जैसे तो ऐसी स्थिति में जिस वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं उन वस्तुओं की मांग की लोच भी इकाई से कम होती है, वो भी बेलोच होती हैं, क्योंकि जिस एक वस्तु का प्रयोग हम एक ही चीज में कर रहे हैं तो उसकी मांग की लोच तो इकाई से अधिक होगी, वो इकाई से अधिक लोचदार होगा। अर्थात थोड़े से कीमत परिवर्तन से एक ही वस्तु का उपयोग होना है, उसको हमने उपयोग नहीं करेंगे, कुछ दिनों के लिए हम उपभोग टाल देंगे उसका। लेकिन जब उसकी उपलब्धता जो वैकल्पिक प्रयोग उसके अधिक वैकल्पिक प्रयोग है तो उसकी जो मांग की लोच होगी वह इकाई से कम होगी, क्योंकि जिस एक प्रयोग को न करके हम अन्य प्रयोग तो उसे करेंगे ही। इसलिए वैकल्पिक प्रयोग वाले जो हमारे वस्तुएं हैं उनकी मांग की लोच बेलोच होती है, इकाई से कम होती है, और जिन वस्तुओं का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है उन वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। अगला है उपभोग स्थगन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, तो उसको उपभोग स्थगन कहेंगे। जिन वस्तुओं का उपभोग स्थगन हो सकता है, कुछ वस्तु ऐसी हैं, और कुछ वस्तु ऐसी जिनका उपभोग स्थगन नहीं हो सकता, हम अभी चाहिए तो अभी, जैसे भोजन है उसका उपभोग स्थगन नहीं हो सकता है।
कपड़े हैं, कुछ कपड़ों का हम उपभोग कुछ समय के लिए स्थगन कर सकते हैं, कुछ कपड़े हम बाद में खरीद सकते हैं। तो जिन वस्तुओं का उपभोग स्थगन हो सकता है उनकी मांग किलोज इकाई से अधिक होगी, और जिन वस्तुओं का उपभोग स्थगन नहीं हो सकता अर्थात आवश्यक वस्तुएं जैसी हो जाती हैं उनकी मांग किलोज इकाई से कम होंगी, बेरोजगार होगी। आय स्तर यह वस्तु पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु को किस आय स्तर के लोग उपभोग कर रहे हैं। जो धनी वर्ग के लोग हैं अर्थात जिनकी आय अधिक होती है, जिन वस्तुओं का वो लोग उपभोग कर रहे हैं उनको कीमत परिवर्तन का उतना असर नहीं पड़ता है, इसलिए उनकी जो मांग की कीमत लोच होगी उन वस्तुओं की जो धनी वर्ग उपभोग करेगा वह बेरोजगार होगी। धनी वर्ग जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जिन वस्तुओं का उपभोग सापेक्षता निरपेक्ष जो निर्धन वर्ग कर रहा है, गरीब लोग कर रहे हैं जिनके पास अधिक आय नहीं है, तो उन वस्तुओं की मांग की लोच क्या होगी, वह इकाई से अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उनको थोड़े से कीमत परिवर्तन का भी उनकी आय पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह कीमत बढ़ने पर मांग कम कर देंगे तुरंत। लेकिन जो धनी वर्ग है वह कीमत बढ़ने पर मांग में कमी करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास आय की कमी नहीं है, इसलिए उनके लिए उसी वस्तु की मांग क्या होगी, बेरोजगार होगी। इस प्रकार से यह मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम अपना सीन चेंज कर लें, क्योंकि ये देखिए ये हम आगे बढ़ते हैं। अब दिख रहा होगा सभी को, ये आया, ठीक हो गया। अब इसके बाद चौक कलर चौक, तो आगे देखते हैं। अब है कि मांग की लोच मापने की विधियां कितनी हैं। मांग की लोच मापने की विधियां हम देखते हैं। मांग की लोच मापने की 3 विधियां हैं। पहली प्रतिशत विधि, जिसको हमने इस सूत्र का अध्ययन कर दिया है, और दूसरी है कुल व्यय विधि, कुल व्यय ज्ञात करते हैं, और तीसरी है ज्यामितीय विधि। 3 विधियां हैं मांग की लोच ज्ञात करने की। जो प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि है उसका सूत्र अभी तक हम अध्ययन कर रहे थे। हम इस जो उदाहरण से एक बार समझाएंगे आपको कि प्रारंभिक जो आपकी कीमत कितनी थी और प्रारंभिक कीमत के समय मांग कितनी थी और कीमत में परिवर्तन कितना हुआ, उसके हिसाब से मांग में परिवर्तन कितना हुआ, उसका हम गणना करने बाद निकालेंगे कि वह 0 आ रहा है या अनंत आ रहा है या 1 से कम आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, या 1 आ रहा है या 1 से अधिक आ रहा है। तो उस आधार पर हम उस वस्तु को बांटेंगे कि वह उसकी मांग की लोच इकाई है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, या इस प्रकार से। दूसरा है कुल व्यय विधि। इसमें हम कुल व्यय देखते हैं। कुल व्यय कैसे निकालेंगे कि वस्तु का कीमत, जो वस्तु की कीमत है उसको हम इकाइयों से, कितनी इकाइयां उपभोग कर रहे हैं उससे गुणा कर देंगे तो कुल व्यय निकल जाएगा। वस्तु की कीमत को उपभोग की गई इकाइयों की संख्या से गुणा करने पर कुल व्यय निकलता है। अब इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, इसमें 3 ही श्रेणियां आती हैं कुल व्यय विधि से जब हम गणना करते हैं। पहले इकाई से अधिक लोच, दूसरी इकाई लोच, और तीसरी इकाई से कम लोच। कुल व्यय विधि में 3 इसमें विधियां, 3 इसमें श्रेणियां आती हैं। पहली है इकाई से अधिक लोच, इसको देखते हैं। इकाई से अधिक लोच में क्या होता है कि जब जो किसी वस्तु की उपभोग पर जो कुल व्यय किया जा रहा है वह उसका जो परिवर्तन है कीमत परिवर्तन के विपरीत हो रहा है। अर्थात यदि कीमत बढ़ी तो कुल व्यय घट जा रहा है, या कीमत कम हुई तो कुल व्यय बढ़ जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे इकाई से अधिक लोच है। थोड़े से कीमत परिवर्तन से कुल व्यय में परिवर्तन हो रहा है, विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तब उसको हम कहेंगे उसकी जो मांग की लोच है वह इकाई से अधिक है। उदाहरण देखिए, जैसे माना 5 रुपया प्रारंभिक कीमत है और उस समय उपभोग 10 रुपया है, तो कुल खर्च हो गया 50 रुपया। अब कीमत बढ़ के 8 रुपया हो गई और जो खर्चा हो गया उपभोग की इकाइयां होगी वह 4 रहेगी, 10 में से घटा के 4 इकाइयां रहेगी, तो कुल व्यय 32 रुपया हो गया। कुल व्यय में कमी हो गई है कि कीमत बढ़ने से कुल व्यय में कमी हुई है, तो हम कहेंगे उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, इकाई से अधिक होगी। दूसरी ओर हम देखें इकाई लोच में, यहां पर कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है,
कीमत में परिवर्तन के साथ साथ मांग में कुल व्यय में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से मांग स्थिर होती है। जैसे 5 रुपया कीमत है, उस समय उपभोक्ता 10 रुपया 10 इकाई खर्च कर रहा है, 10 इकाइयां उपभोग कर रहा है, तो उसका कुल व्यय 50 रुपया था। 5 रुपया कीमत है और 10 इकाई खर्च की उपभोग की उसने, तो 50 रुपया खर्च किया। अब कीमत बढ़कर के 10 रुपया हो गई, तो उसने उपभोग आधा कर दिया, 5 रुपया कर दिया, सॉरी 5 इकाई करे तब भी खर्चा 50 ही है। अगर यहाँ इसको प्रतिशत में देखें तब भी यही आएगा। देखिए 5 रुपया अर्थात उपभोग कीमत दुगनी हुई, उपभोग आधा हो गया, तो उसी अनुपात में उल्टा आया, तब भी वहां भी इकाई हो रहा था, तब भी वहां इकाई लोच आ रही थी इस विधि से करने पर भी। तो यहाँ भी इसी प्रकार से आएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा इकाई से अधिक आएगा, जो हल करने पर एक से ऊपर जिसका मान आएगा। अब इकाई से कम लोच, इकाई से कम लोच में ध्यान देंगे थोड़ा। कीमत परिवर्तन कुल व्यय की दिशा में ही बदलता है, अर्थात कीमत तो कीमत बदली। 5 रुपए कीमत थी, तो उस समय 10 इकाइयां उपभोग कर रहा था उपभोक्ता, तो कुल व्यय 50 रुपया। अब कीमत बढ़ के 8 रुपया हो गई, उसने उपभोग कम तो किया, उपभोग कम किया, लेकिन फिर भी कुल व्यय बढ़ जा रहा है। कीमत कम होने पर उपभोक्ता ने उपभोग भी कम किया, 10 इकाइयों को 8 इकाई कर दिया, लेकिन उस अनुपात में नहीं किया, तो उसका कुल व्यय 64 आ रहा है। तो कीमत परिवर्तन से कुल व्यय भी उसी दिशा में बदल रहा है, अर्थात कीमत बढ़ी तो कुल व्यय बढ़ गया, उसको हम कहेंगे इकाई से कम लोच है। या कीमत उल्टा देखें, यहां से कीमत घटी, 8 रुपए कीमत पर 8 इकाई, तो 64 रुपया खर्चा, और 5 रुपए कीमत पर 10 इकाई कीमत घटी, इकाई बढ़ाई उसने, तो 50 रुपया खर्चा, तो उस अनुपात में नहीं बढ़ा है, लेकिन कीमत घटने पर कुल व्यय भी घट गया है, तो उसको हम इकाई लोच कहेंगे। तो ये कुल व्यय विधि है। कुल व्यय इस विधि से निकालें प्रश्न को, किसी भी या इस विधि से निकालें, दोनों का उत्तर एक समान आएगा। हमने इसमें देख लिया, कहीं भी आप चेक करेंगे इनको, ये P1 होगा और ये P2 होगा, अर्थात ये प्रारंभिक कीमत P है, ये P2 बढ़ी हुई कीमत है, इनका अंतर डेल्टा P 3 होगा, और ये आपका पहले की D है जो हम D या Q कहते हैं, और ये बाद की है, तो डेल्टा D इसमें -6 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे इसे, तो तब भी वह इकाई से अधिक, उसका जो मान आएगा 1 से ऊपर आएगा, 1 पॉइंट कुछ में आएगा। और इसका हम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, अभी किया था दुगना वाला, और इसका हम करेंगे तो वह दशमलव में आएगा, 1 से कम आएगा। तीसरी विधि है ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड या बिंदु रेखा विधि भी कहते हैं इसको। इसमें हम रेखा के भाग देखते हैं कि वह रेखा किस बिंदु पर स्थित है, किस बिंदु पर हमने लोच ज्ञात करनी है। ये देखिए, अगर इस बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है, इसका सूत्र है लोच बराबर उस DD रेखा का, उस मांग रेखा का जो मांग वक्र है, उस रेखा का निचला भाग बटे ऊपरी भाग। अगर हम इस बिंदु पर निकालें, मूल जहां पर एक्स अक्ष को काट रही रेखा, इस बिंदु पर लोच निकालें, तो निचला भाग क्या है, 0 है, ऊपरी भाग पूरा है, जितना भी वो रेखा की लंबाई हो, तो उसका मान 0 ही आएगा, अर्थात पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति है। इसका ठीक उल्टा इस बिंदु पर देखें, यहां पर निचला भाग पूरा है, पूरी रेखा DD है, और ऊपरी भाग 0 है, तो जब हम किसी संख्या में 0 का भाग दे अनंत आता है, तो यह आपका अनंत हो गया, पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति हो गई, कीमत में बिना परिवर्तन के भी मांग परिवर्तन वाली। यहां भी हम तीनों को ध्यान देंगे, अगर बीच में है, अगर हम दोनों उस रेखा के बीच में हम मांग की लोच ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां पर जितना नीचे का भाग है उतना ही ऊपर का भाग भी है। माना नीचे का भाग 5 सेंटीमीटर है, ऊपर का भाग भी 5 सेंटीमीटर, तो 1 इकाई लोच हो गई इधर पर। अब यहां पर इस बीच से यहां कहीं भी निकाले हम, तो ये क्या हुआ, निचला भाग कम होगा, निचला भाग कम है 4 है, माना ऊपरी भाग 6 हो गया, तो इसका मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा, दशमलव में आएगा, तो ये बेरोजगार होगी। जो इस मध्य बिंदु से नीचे को क्या होगी, मांग की लोच बेरोजगार, कहीं बिंदु पर निकालें, इस पर निकालें, इस पर निकालें, कहीं पर भी निकालें, यहां तक सब में बेरोजगार मांग आएगी, इकाई से कम आएगी, क्योंकि नीचे का भाग कम है, ऊपर का भाग अधिक है। अगर इसके बाद ऊपर का देखें, यहां से यहां तक देखेंगे, तो वह क्या आएगा, नीचे का भाग बढ़ जाएगा, नीचे का भाग इतना हो गया, ऊपर का भाग इतना, नीचे का भाग माना 8 हो गया, ऊपर का भाग 3 है, तो 0.1 से ऊपर आएगा मान। जैसे यहां पर हमारा आ रहा है
कि 2 दशमलव कुछ ऊपर जाएगा। तो यह क्या है, इकाई से अधिक लोच है। तो इस प्रकार से इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस प्रकार से मांग की कीमत लोच का छोटा सा कंसेप्ट था वह पूरा हुआ। अगर हम प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो हम प्रश्न को हल्का सा एक बार हल कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए उन चीजें। जैसे माना किसी वस्तु की जो प्रारंभिक कीमत है, पहले कीमत है उसकी 5 रुपया प्रति इकाई, और कीमत बढ़ करके उस समय जो मांग थी 5 रुपया प्रति इकाई में जो मांग थी वह मांग है उसकी 20 इकाइयां, और कीमत बढ़ करके 8 रुपया हो गई, और जो मांग है वह घट करके 18 इकाइयां रह गई। तो मांग की लोच ज्ञात करना है माना। इसको देखिए अब इस प्रकार से करेंगे। इसका सूत्र है, हम पहले निकाल लेंगे कि P क्या है, प्रारंभिक कीमत 5 रुपया है, और D क्या है, प्रारंभिक मांग 20 रुपया है। डेल्टा P क्या है, डेल्टा P बढ़ रहा है 8 ऋण 5 बराबर 3, और डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q घट रहा है 18 ऋण 20 बराबर ऋण 2। ये अब इसको सूत्र में रखेंगे तो ED इक्वल्स हो जाएगा माइनस डेल्टा D अपॉन डेल्टा Q इंटू P, सॉरी डेल्टा D अपॉन, या डेल्टा D को हम डेल्टा Q भी कह सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, माइनस डेल्टा Q कितना है, -2 है, डेल्टा P कितना है, डेल्टा P 3 है, इंटू पहले का P 5 है, अपॉन बाद का जो आपका पहले का Q कितना था, डिमांड 20 थी। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कट जाएंगे, 2/3 गुणा 1/4 या 2/7। तो इसका मान क्या आएगा, 0.6 आएगा, सॉरी 0.714 6 7 8 56 0.28 आया। अर्थात यह 1 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की मांग की लोच कैसी है, इकाई से कम है, या सापेक्षतः बेलोचदार मांग है। इसी प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं मांग की लोच के। जो पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ में कुछ प्रश्न आपके लिए इसी प्रकार से मांग की लोच ज्ञात करने के इस विधि से या तीनों विधियों से एक एक प्रश्न मैं भेजूंगा, और उनको सभी सॉल्व करके उनका उत्तर बताएंगे मुझे। तो इसके साथ ही यह आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। और सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन से मुझे पता लगे कि आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद।